गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड, जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन, या सही नाम कहें एग्जैक्टली तो है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। ये पेपर का नाम है। परीक्षा में भी आपको लिखना पड़ेगा ये, तो याद रखें इसको। यही 4 शब्द लिखने पड़ेंगे आपको। जहाँ पेपर होगा वहाँ पर, जहाँ थोड़ी जगह होती है वहाँ सेकंड लिख दीजिएगा, और जहाँ पर पूरा कॉलम होता है वहाँ इस पेपर का नाम लिख दीजिएगा, नॉमेनक्लेचर जहाँ पूछा जाता है। बहरहाल, और इसका आज हमारा टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं हम, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। आपने नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक बहुत बड़े नेता थे बेटा। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, उस दौर में उसका जो प्रारंभिक काल था 1905 तक का कहते हैं वैसे, लेकिन गोखले का जो जीवन काल है 1915 तक है, उसमें उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत में संवैधानिक सुधारों के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा एक शिक्षक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, उन्होंने शिक्षा की बहुत सेवा की, शिक्षा जगत की बहुत बड़ी सेवा की उन्होंने। पेशे से वो प्रोफेसर रहे इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के। खैर, ये सारी बातें अभी हम करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इनका जीवन काल देख लीजिए, 1866 से 1915, यानी 49 साल का इनका जीवन था। बहुत लंबा जीवन नहीं था, और परिश्रम के कारण, अत्यधिक परिश्रम किया उन्होंने अपने जीवन में, और उसी के कारण उनकी अल्प आयु में उनकी मृत्यु हुई 1915 में। बहरहाल, आगे शुरू करते हैं हम। मैं गोखले पर बात करने से पहले थोड़ी एक पृष्ठभूमि के रूप में आपको ये बता देता हूँ कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को हम 2 भागों में बांटते हैं, प्राचीन और आधुनिक, और मध्यकालीन भी हो सकता है। तो 3 भाग बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन आपके यहाँ क्योंकि मध्यकालीन नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ यहाँ। प्राचीन और आधुनिक 2 ही याद रखिए आप। तो हाँ, तो प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो हमने मनु और कौटिल्य को पढ़ा। वहाँ पर मैंने शुक्र को छोड़ दिया फिलहाल, क्योंकि शुक्र, अब आप अगर 2 को मैंने पढ़ा दिया, तीसरा आप पढ़ लें, और हो सकता है सिलेबस भी कुछ कम हो रहे हैं इस साल, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने छोड़ दिया उसको। आधुनिक समय में हम बात करते हैं तो आधुनिक युग में जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चिंतन की 2 धाराएं विकसित हुई, 2 विचारधाराएं प्रचलित रही, एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी विचारधारा, और एक तीसरी भी रही जिसको क्रांतिकारी विचारधारा कहते हैं। लेकिन उसका कोई विचारक आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया सिलेबस में, इसलिए हम यहाँ भी 2 ही विचारधाराओं की बात करेंगे, उदारवादी विचारधारा और उग्रवादी विचारधारा। जहाँ तक उदारवादी विचारधारा का प्रश्न है तो ये प्रारंभिक काल में प्रभावी रही। 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के 1905 तक का काल उदारवादी युग माना जाता है। और उसके बाद भी कांग्रेस पर गोखले जब तक जीवित रहे, उदारवाद का प्रभाव बना रहा। जो उदारवादी धारा थी उसमें कई सारे नेता थे, जिनमें आप M.G. रानाडे, जिनको गोखले अपना गुरु मानते थे, वो प्रमुख थे। दीन शाह इदुलजी वाचा, D.E. वाचा लिखा है मैंने। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। ये ध्यान रहे आप लोगों को, ब्रिटिश संसद के सांसद भी रहे थे। जो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके मेंबर रहे थे, वहाँ निर्वाचित हुए, चुनाव लड़के जीते थे उस जमाने में। फिरोज शाह मेहता, ये भी एक कांग्रेस के बड़े नेता थे। कांग्रेस संगठन में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। और गोपाल कृष्ण गोखले,
ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं तो आप ध्यान रखिए। गोपाल कृष्ण गोखले है ये। जैसे उदारवादी विचारकों का प्रभुत्व रहा था इस प्रारंभिक काल में। दूसरी जो विचारधारा थी वो उग्रवादी थी, जिसमें लाल बाल पाल का नाम आप जानते हैं, तो उनमें से भी हम तिलक को पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक को पढ़ेंगे हम। तो ये ध्यान रखिए कि हम आधुनिक जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अगर गोखले के जीवन परिचय की बात करें तो मैं उनकी भूमिकाओं की बात करना चाहता हूँ। जन्म तो आपको 1866 में बता ही दिया मैंने। बिल्कुल मतलब गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपन में ही 13 साल की उम्र में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और इनके चाचा जो थे उन्होंने इनके परिवार का बहुत साथ दिया। और फिर इनके जो बड़े भाई थे गोविंद, उन्होंने गोखले को पढ़ाया। अपनी तनख्वाह में से थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी सारा इनके पास पढ़ने के लिए कोल्हापुर भेज देते थे। और आगे चल कर के गोखले ने 1881 में जो है मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा पास की। 1884 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। और फिर 1886 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के वो मेंबर बन गए और वहाँ पर उन्होंने आजीवन अल्प वेतन में मतलब अपने सेवा देने का प्रण कर लिया था। इसके अलावा वो न्यू इंग्लिश स्कूल जो पुणे में थी वहाँ भी उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। वो सारी बातें हम करते हैं, एक एक करके उनकी भूमिकाओं को हम देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की सदस्यता इन्होंने ले ली थी 1886, मैंने बताई दिया आपको। साथ ही फर्ग्यूसन कॉलेज में पुणे जो था वहाँ पर अर्थशास्त्र और इतिहास के प्रोफेसर ये रहे। ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का ही कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज अलग नहीं था। तो वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया अल्प वेतन में। एक सुधारक नाम का जो समाचार पत्र था और दूसरा सार्वजनिक सभा का एक और जर्नल था, उसका वो एडिटर रहे उस दोनों के लंबे समय तक। एडिटर माने संपादन किया उन्होंने उसका, यानी जो सामग्री उसमें छपती थी वो उसकी मतलब वो उसको पास करते थे पहले एक तरह से, उसके बाद वो छपता था। सन 1902 से अपने जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत जो है वो भारतीय विधान परिषद के सदस्य रहे। इससे पहले वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर रहे थे 1899 से। और इस भूमिका में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। बजट पर उनके जो भाषण होते थे वो बड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की गहराई लिए हुए होते थे, उनको गहरा ज्ञान था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का। ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कुछ आयोग गठित किए थे, उन आयोगों के समक्ष इन्होंने अपना पक्ष रखा था। एक था वेल्बी आयोग, वेल्बी कमीशन। वेल्बी मैंने जो उसके अध्यक्ष थे वेल्बी थे, उनके नाम पे था। वैसे इसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर 1897 में। उसके समक्ष गवाही देने के लिए वो लंदन गए थे, पहली बार गए थे। दूसरा हॉब हाउस कमीशन 1908 में बनाया गया था, ये विकेंद्रीकरण पर था कमीशन। उसके समक्ष भी वो गवाही देने के लिए फिर से गए थे। उसके बाद आगे की बात करें अगर तो 1905 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये क्या था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक संगठन उन्होंने बनाया जिसका उद्देश्य था युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करना और देश सेवा के लिए राजनीति में आने के लिए प्रेरित करना। मुख्य उद्देश्य था कि एक जैसे धर्म के प्रति समर्पित भाव से लोग आते हैं, वैसे ही देश सेवा के प्रति भी धार्मिक दृष्टिकोण लेकर के लोग आए, राजनीति में आए और सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आए। ये उन्होंने एक उद्देश्य लेकर के संगठन की स्थापना की थी। एक तरह से वो राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे, इस उद्देश्य से उन्होंने संगठन को बनाया था। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो वो कांग्रेस में सन 1889 में शामिल हुए थे पहली बार।
कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हो गई थी। स्थापना करने वालों में आपको पता है A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अफसर थे, उनकी रिटायर्ड अंग्रेज अफसर थे, बल्कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और गोखले जो है 1889 में इसमें शामिल हुए और महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने कांग्रेस में रह करके निभाई। कांग्रेस पहले तो जो दूसरे नेता थे उनके अधीन कार्य किया, फिर 1905 में पहली बार जो बनारस अधिवेशन था, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था ये, उसमें अध्यक्षता करी कांग्रेस की इन्होंने। इसके अलावा जो उनके योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, वो है, मैंने आपको बताया कि वो एक शिक्षा शास्त्री थे, बहुत एजुकेशनिस्ट थे। और इस हैसियत में उन्होंने भारतीय विधान परिषद जो थी उसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया। हालांकि ये विधेयक पारित नहीं हो पाया, सरकार ने इसका विरोध किया। सरकार क्योंकि भारतीयों को शिक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि सरकार का उसमें कोई लाभ नहीं था। सरकार तो चाहती थी कि भारतीय लोग पिछड़े रहे ताकि उनकी व्यवस्था चलती रहे। तो ये पारित नहीं हो सका, लेकिन उनका प्रयास था ये। और आपको पता है कि ये कब हुआ? लगभग उसके 100 साल बाद जाकर के हमने 2002 में शायद 86वां संविधान संशोधन जब होता है तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिलता है बच्चों को 86वें संविधान संशोधन के बाद। देखिए कितना समय लग गया। गोखले ने उस समय 1911 में विधेयक रखा था, तो अंग्रेज सरकार क्यों स्वीकार करती, जबकि हमारे आज़ाद भारत की सरकार ने भी ये अधिकार आज़ादी के 55 साल बाद दिया भारतीय बच्चों को। सोचिए आप। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। भारत में लोक सेवाओं पर एक आयोग बनाया गया था। लोक सेवाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन उसके अध्यक्ष थे, इसलिए उनके नाम से 1912 में ये आयोग बना था। इसके सदस्य गोखले भी थे और इस हैसियत में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। हालांकि इसकी रिपोर्ट आते आते गोखले का स्वर्गवास हो चुका था। ओहो, मैं स्लाइड चेंज करना भूल गया। आप लोग देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें ये। और अब हम इस स्लाइड पे हैं। तो खैर, महात्मा गांधी उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले जो है वो रानाडे को अपना गुरु मानते थे और महात्मा गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। हालांकि रानाडे के अधीन तो गोखले ने बिल्कुल लगातार एक छात्र की तरह उन्होंने सार्वजनिक जीवन में का ज्ञान प्राप्त किया, अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। गांधी जी ने उस तरह से गोखले से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन फिर भी गांधी ने जो कुछ अपने सिद्धांत बनाए, जो रास्ता अपनाया, वो गोखले से प्रेरित था। जैसे राजनीति का आध्यात्मिकरण का जो गोखले का मार्ग था, गांधी उस पर चलते रहे। उन्होंने राजनीति में नैतिकता के को बहुत बड़ा महत्व दिया, गांधी ने भी। इसके अलावा गोखले जो है महात्मा गांधी के अनुरोध पर ही दक्षिण अफ्रीका भी गए थे और वहाँ जो रंग भेद की समस्या थी उसको सुलझाने में उन्होंने अपना प्रयास किया, अपना योगदान किया। गोखले पर कुछ पुस्तकों का बड़ा प्रभाव था, उसकी चर्चा वैसे हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है तो आप देख लीजिए। एडमंड बर्क की किताब रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उनको बड़ा प्रभावित किया था। इसके अलावा एमजी रानाडे और फिरोज शाह मेहता की बात मैंने कर ही चुका हूं आपसे। अब हम बात करते हैं गोखले के विचारों पर प्रभाव। ये तो हुआ उनका जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए क्या क्या प्रभाव थे गोखले पर। सबसे पहला प्रभाव था, जो आपकी स्लाइड में शायद नहीं आ पाया है, वो है पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा व्यक्तिगत अनुभव। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? मैंने बताया बहुत गरीबी का जीवन था उनका, लेकिन चरित्र की दृढ़ता, त्याग और न्यूनतम साधनों में
उच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखना, ये वहाँ उन्होंने परिवार से सीखा। उनके भाई ने बहुत, बल्कि उनकी भाभी ने अपने गहने बेच करके गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ाई के लिए खर्च दिया। तो ये त्याग की जो भावना थी वो उनमें अपने परिवार से आई, और फिर उन्होंने परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया उन्होंने। वरना उस जमाने में गोखले जैसा विद्वान व्यक्ति क्या नहीं हासिल कर सकता था, सोचिए आप। लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए ताउम्र जो है अपने आप को एक साधारण जीवन जीते रहे। वो व्यक्तिगत अनुभव, उनका जो जीवन में उन्होंने जो कुछ देखा था उसका बड़ा प्रभाव था उन पर। यानी विभिन्न भूमिकाएं जो उन्होंने निभाई, उन भूमिकाओं के तहत उन्होंने बहुत कुछ सीखा। दूसरा जो प्रभाव था वो उन पर था आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी गोखले ने, और उसका बड़ा प्रभाव था उन पर। बहुत सारे जो अंग्रेज विचारक थे उनको पढ़ने का मौका मिला, यूरोपियन ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, और इसका प्रभाव जो है उनके जीवन पर पड़ा, उनके विचारों पर पड़ा। और वो ये मानने लगे कि भाई अंग्रेजी शिक्षा भारत के लिए, पश्चिमी शिक्षा भारत के लिए बड़ी लाभदायक है और ये होनी चाहिए। और इससे उनके विचारों में उदारता का जो तत्व आया वो उन्हीं की देन थी। तीसरी बात, ब्रिटिश उदारवादी चिंतन। जो ब्रिटिश उदारवादी चिंतन था उसका बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसमें J.S. मिल बहुत बड़े विचारक हुए हैं वहाँ पर, उनका बहुत प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता की बात करते थे J.S. मिल। एडमंड बर्क का नाम मैंने पहले भी लिया आपको, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनकी किताब थी, उसका प्रभाव पड़ा। बेकन की एक किताब थी एसेज के नाम से, और एक थी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, उसका प्रभाव इन पर पड़ता है। फॉबेट की जो एक किताब थी पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसका भी बड़ा प्रभाव था। यानी ये सब जो किताबें थी, ये जो विचारक थे उनका बड़ा प्रभाव था। और जो ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा थी जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, सीमित शासन जैसे जो तत्व थे, उनका प्रभाव गोखले पर रहा हमेशा। भारतीय जो नेता थे बड़े, उनका भी प्रभाव गोखले पर आया, जिनमें M.G. रानाडे, जिनको अपना गुरु मानते रहे, दादा भाई नौरोजी, D.E. वाचा, फिरोज शाह मेहता, इन सब का बड़ा प्रभाव रहा गोखले पर। और अगला जो प्रभाव था वो उन पर समकालीन अंग्रेज उदारवादी नेता जो थे उनका प्रभाव था, जिनमें लॉर्ड मॉर्ले खास थे। उनसे बहुत बार उनको मिलने का मौका मिला अपनी लंदन यात्राओं में, जब लॉर्ड मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे। ये मार्ले वही है जो आपने मार्ले मिंटो सुधार पढ़े हैं, सुने होंगे नाम आपने, अपने सिलेबस में तो नहीं है। 1909 का जो अधिनियम था जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। मार्ले उस समय भारत सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। ग्लैडस्टन आगे प्रधानमंत्री भी बने थे ब्रिटेन के, उनका भी बड़ा प्रभाव था गोखले पर, उनसे बड़े प्रभावित थे मतलब। तो यहाँ तक हम इस पहले वीडियो में रखते हैं। दूसरे में हम गोखले के राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।